Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स यानी भारतीय कलाओं का इतिहास आज हम लर्न करेंगे. Let's learn the lesson English with Hindi and do like, share, subscribe our channel. Keep supporting. Thank you so much for your love and support to our English Master channel. तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो चलिए शुरुआत कर देते हैं. हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स यानी भारतीय कलाओं का इतिहास. ये जो लेसन है, दिस लेसन इज हम 4 जो इसके पॉइंट्स है, we'll going to learn this through 4 points. 4.1 है what is art यानी कि कला किसे कहते हैं. Then 4.2 this is about Indian traditions of visual arts यानी कि भारत की दृश्य कला परंपरा क्या है. And the 4.3 this is about Indian traditions of performing arts यानी कि भारत की जो ललित कला परंपरा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे. And the 4.4 this is about आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज यानी कि कला, उपयोजित कला और व्यवसाय के अवसर. सो लेट्स लर्न 4.1. दिस इज अबाउट व्हाट इज आर्ट. व्हाट इज आर्ट यानी कि कला किसे कहते हैं. It is a natural human instinct to want to share his experience, wisdom and also emotions. So ये आपका आंसर रहेगा. इसको IMP में करवा देती हूँ यहाँ पर. What is art? इसका आंसर आप लिखेंगे. Art is a natural human instinct to want to share his experience, wisdom and also emotions. स्वयं को प्राप्त हुए अनुभव और उसके द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है तथा मन की जो भावना है, ये जो है जो दूसरों तक पहुंचे, यह प्रत्येक व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति होती है और इसी से कला का निर्माण होता है. When that instinct result in a beautiful creation, it is acknowledged as art. यानी कि जब ये भावनाएं मन में पैदा होती है तो इसकी जो सहज प्रवृत्ति की प्रेरणा में किसी सौंदर्यपूर्ण कृति का निर्माण किया जाता है. द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन, sensibility, state of emotion and his skills are the crucial factors at the root of artistic creation. कला के निर्माण की जड़ में जो कलाकार है उसकी जो इमेजिनेशन यानी कल्पनाशीलता है. देन सेंसिबिलिटी को हम कहेंगे संवेदनशीलता. स्टेट ऑफ इमोशन यानी कि भावनात्मकता एंड स्किल्स का मतलब होता है कौशल. यह जो घटक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. अभी हम लर्न करेंगे विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स. विजुअल आर्ट्स का मतलब होता है दृश्य कला और परफॉर्मिंग आर्ट्स का हम कहेंगे ललित कला. आर्टिस्टिक क्रिएशंस आर ऑफ 2 टाइप्स. एक तो है विजुअल आर्ट और दूसरा है परफॉर्मिंग आर्ट्स. कला प्रकारों का विभाजन दृश्य कला और ललित कला में किया जाता है. The Sanskrit term for the first type is दृक् कला and for the second type ललित और अंगिक कला. So देखिएगा जो विजुअल आर्ट है, ठीक है, तो ललित कलाओं को अंगिक कला भी कहा जाता है और दृश्य कलाओं और जो ये फर्स्ट संस्कृत में जो वर्ड आया है इसके लिए, ठीक है, तो संस्कृत में जो वर्ड है दैट इज दृक् कला, ये है विजुअल आर्ट्स के लिए और ललित और अंगिक कला ये है परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए. मेनी एग्जांपल्स ऑफ पेरी हिस्टोरिक रॉक art have been discovered at many sites in the world. It proves that the origin of visual art is as old as the Stone Age man. यहाँ पर देखिए दृश्य कलाओं का जो उगम है वो प्रागैतिहासिक कालखंड यानी कि प्री हिस्टोरिक जो कालखंड है वहीं पे हुआ था. इसे दर्शाने वाले अनेक कलाओं के नमूने अश्मयुगीन गुफाओं में से प्राप्त हुए हैं. उसके बाद हम लर्न करेंगे फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट्स. फोक आर्ट्स यानी लोक कला और क्लासिकल आर्ट्स को आप कहेंगे अभिजात कला. देयर आर 2 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस ऑफ आर्ट. आर्ट की 2 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस है, दैट इज फोक आर्ट. लेट मी जस्ट टेक द इरेजर फर्स्ट. ओके, सो फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट यानी कि कला की 2 परंपराएं, एक है लोक कला और दूसरी अभिजात कला. Folk art is a tradition that has continued from the prehistoric times. लोक कला अश्मयुगीन कालखंड से अखंडित रूप से चली आ रही परंपरा है. The expression of folk art is a natural part of people's way of living.
यहाँ पर अभिव्यक्ति लोगों के प्रतिदिन जीवन का अंग होती है। Hence its expression is spontaneous, यानी कि यह परिणाम स्वरूप इस परंपरा की अभिव्यक्ति अधिक उत्स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस यानी कि बहुत ज्यादा उसमें स्फूर्ति होती है। Folk art is created by collective participation of the members of a social group. लोक कला का निर्माण समूह के लोगों के सहभाग द्वारा होता है। Classical art, on the other hand, is expressed within an established frame of consistent rules. अभिजात कला निर्धारित नियमों की चौखट में बद्ध होती है। It needs a prolonged training to master any form of classical art. इसे आत्मसात करने के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। Style in art, इसका मतलब है कला शैली। Artists tend to have their own method of working, यानी कि प्रत्येक कलाकार की कला अभिव्यक्ति एक स्वतंत्र पद्धति या फिर उनकी जो स्टाइल है वो रहती है। It is known as the style of the artist, और इसे ही उस आर्टिस्ट की स्टाइल कहते हैं। When a style is adopted by many artists over a prolonged period of time, it may become a tradition. यहाँ पर देखिए, जब कोई पद्धति परंपरा का स्वरूप धारण कर लेती है तब वह पद्धति विशिष्ट कला शैली के रूप में अपनी पहचान बना देती है। Such tradition gets established as an art style, और उसे ही हम क्या कहते हैं, आर्ट स्टाइल कहते हैं, कला शैली कहते हैं। Various art styles develop in every culture. प्रत्येक संस्कृति में भिन्न भिन्न कालखंड और प्रदेशों से संबंधित विशिष्ट प्रकार की कला शैलियां विकसित होती है, which are characteristics of a certain period and region. Such styles are helpful in studying art history. और इन्हीं शैलियों के आधार पर उस संस्कृति की कला के इतिहास का पढ़ाई किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। Now let's check the point number 4.2, Indian traditions of visual arts, यानी कि दृश्य कला। अभी हम देखेंगे भारत की दृश्य कला परंपरा। The art of painting and sculpting are visual arts. यहाँ पर देखिएगा, पेंटिंग यानी चित्रकला और स्कल्पटिंग का मतलब है शिल्पकला। सो दृश्य कला में चित्रकला और शिल्पकला का समावेश होता है। यहाँ पर देखिए, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग यानी मराठा चित्रशैली। मराठा पेंटिंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। कला शैली के रूप में मराठा चित्रशैली का विचार किया जाता है। The style known as Maratha painting began to develop in the latter half of the 17th century Christ era, यानी कि लगभग ईस्वी सन की जो 17वीं शताब्दी थी उसके उत्तरार्ध में मराठा चित्रशैली के विकसित होने का डेवलपमेंट यानी कि प्रारंभ हुआ। दिस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेंटिंग्स एंड दे अक्यूर एज म्यूरल्स एंड आल्सो मिनिएचर्स यूज्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि इस शैली में बनाए गए चित्र रंगीन है तथा वे भित्ति चित्र, म्यूरल्स यानी कि जो भित्ति चित्र है, और ये जो मिनिएचर्स यूज्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हस्तलिखित है फिर पांडुलिपियों में जो लघु चित्र के स्वरूप में होती है। Murals of Maratha style can be seen in the old Vadas at places like Vai, Menavali and Satara in Maharashtra. वाई, मैनावली और सातारा जैसे स्थानों पर पुराने बाड़ों में मराठा चित्रशैली में निर्मित कुछ भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। The Maratha style was influenced by the Rajput and European style of painting. देखिए, मराठा चित्रशैली पर राजपूत और यूरोपीय चित्रशैली का प्रभाव दिखाई देता है। Painting styles help us in understanding various things about the times in which it was developed, such as the lifestyle, attires, customs, etc. यानी कि जिस कालखंड में किसी विशिष्ट चित्रशैली का विकास हुआ होगा उस कालखंड का जो रहन सहन है, उनका जो लाइफस्टाइल है, उनके जो अटायर्स यानी जो परिधान जो करते थे कपड़े, उसके बाद कस्टम्स यानी रीति रिवाज आदि बातों का अध्ययन उस शैली में बनाए गए चित्रों के आधार पर किया जा सकता है। सो अभी हम पढ़ेंगे आर्ट ऑफ पेंटिंग यानी कि चित्रकला। Paintings are two-dimensional. For example, sketches or paintings of nature, objects and individuals. यहाँ पर ध्यान दीजिए, चित्रकला ये द्विमितीय होती है, टू डायमेंशनल यानी कि द्विमितीय होती है, जैसे कि sketches और paintings of nature यानी कि प्रकृति का चित्र, ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स या फिर व्यक्ति का चित्र या फिर वस्तुओं का आरेखन इत्यादि चित्र यहाँ पर खींचे जाते हैं। They are done on various surfaces, यानी कि इसके लिए देखिएगा वेरियस सरफेसेस का यूज किया जाता है, सच एज रॉक्स, वॉल्स, पेपर्स, कैनवस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड अर्थन पॉट्स, यानी कि इसके लिए शिलाखंड, दीवारें, कागज, सूती अथवा रेशमी कपड़ों के कैनवास, मिट्टी के बर्तन, इन जैसे माध्यमों अथवा साधनों का उपयोग होता है। द म्यूरल ऑफ बोधिसत्व एट अजंता केव इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग।
देखिए बच्चों कि जैसे कि अजंता की गुफा में बोधिसत्व पद्मपानी का भित्ति चित्र, यह इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आर्ट ऑफ पेंटिंग का। लुक एट दिस इज द फोटो ऑफ द म्यूरल ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी। पद्मपानी भित्ति चित्र है, ये है म्यूरल यानी कि भित्ति चित्र। आगे पढ़ेंगे फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स यानी कि लोक चित्रकला शैली। रॉक पेंटिंग्स डेटिंग टू स्टोन एज have been discovered in many countries। देखिए बच्चों की अश्म युग में गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र अनेक देशों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन इंडिया देयर आर रॉक पेंटिंग साइट्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। भारत में देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में गुफा चित्रों वाले अनेक स्थान हैं। द रॉक पेंटिंग्स इन द केव्स एट भीमबेटका आर फेमस। और सबसे अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका स्थान है वहां पर गुफा चित्र प्रसिद्ध है, वहां के बने हुए। भीमबेटका इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ध्यान में रखिएगा मध्य प्रदेश में ये जो भीमबेटका है यह गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थानों में इसका समावेश किया गया है। रॉक पेंटिंग्स यूजुअली डेपिक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक फिगर्स। जो रॉक पेंटिंग्स होते हैं बच्चों, जो गुफा चित्र है उसमें मनुष्य की आकृतियां, प्राणियों और कुछ भूमिति आकृतियों का समावेश रहता है। However, हालांकि the style of rock painting seems to be changing according to the cultural changes from stone ages to the beginning of agriculture। यानी कि पुराश्म युग से लेकर खेती का प्रारंभ होने के कालखंड तक इन चित्रों की शैली और उनके विषयों में जो चेंजेस आए हैं वो हम देखते हैं। The change is visible in the depiction of flora and fauna, or it may be evident in the style of portraying various figures and also in the colors that were used। ध्यान में रखिएगा कि चित्रों में फ्लोरा का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो प्राणी है, फौना का मतलब जो वनस्पतियां है, इनका भी समावेश यहाँ पर किया हुआ दिखाई देता है। साथ ही मनुष्यों की आकृतियों की आरेखन पद्धति और उपयोग में लाए गए रंगों में भी अंतर आता है। यानी कि ब्लैक, रेड एंड व्हाइट कलर्स वर यूज्ड इन द रॉक पेंटिंग्स व्हिच वर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। और इन चित्रों में काला, लाल और जो व्हाइट कलर है इन जैसे प्राकृतिक द्रव्य से तैयार किए गए रंगों का उपयोग किया गया है। With the help of rock painting, we can understand the knowledge of ancient people about their natural surroundings and also the way they exploited available natural resources। इससे हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग कालखंड के लोगों का उनके परिसर के विषय में जो ज्ञान है और प्राकृतिक स्रोतों का जो उपयोग कर लेने की तकनीकी विज्ञान का जो विकास है ये किस प्रकार होता गया, इसकी कल्पना हमें इन चित्रों द्वारा मिलती है। So the tradition of folk style of painting closely resemble the style of rock paintings। customs such as decorating the house walls and courtyards यानी कि इसको रंगावली by drawing various figures and symbols or using panels of paintings to narrate stories help to develop regional styles of folk paintings। यानी कि यहाँ पर देखिए लोक चित्रकला की जो परंपरा गुफा चित्रों के साथ संबंध दर्शाती है। परिवार में अगर कुछ विवाह, तीज त्योहार के अवसर पर दीवारों पर चित्र बनाना या फिर कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में रंगोली बनाना तथा चित्रों की सहायता से आख्यानों को व्यक्त करना, इनमें से प्रादेशिक लोक कला परंपरा में विविध चित्र शैलियां विकसित हुई है। सो लेट्स चेक, डू यू नो कि आपको पता है बच्चों द ट्रेडिशन ऑफ वारली पेंटिंग एंड पिंगुल और चित्रकथी इन महाराष्ट्र आर अमंग द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। महाराष्ट्र में प्रचलित वारली चित्र परंपरा, पिंगुल अथवा चित्रकथी परंपरा, यह जो परंपरा है ये लोक कला शैली के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण है। Jivya Soumya Mashe, the artist in Thane district, has played a great role in making the Warli style of paintings very popular। ठाणे जिले के निवासी जिव्या सौम्या मशे इसका वारली चित्रकला को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। He has been honored with a number of national and international awards for his paintings और इसी के लिए उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिले हैं। In the year 2011 he was awarded पद्मश्री और 2011 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। It is interesting to know, इसे समझ में लीजिए, यहाँ पर देखिए द ट्रेडिशन ऑफ चित्रकथी, चित्रकथी का ये ट्रेडिशन का एक चित्र यहाँ पर आपको दे रहा है। द ट्रेडिशन ऑफ चित्रकथी इज मेंशन इन मानसोल्लास और अभिल शिखार्थ
Chintamani, Abhilashitartha Chintamani, a book written by the Chalukya king Someshwara in the 12th century Christ era. तो ईसवी सन की 12वीं शताब्दी में चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वारा लिखित मानसोल्लास अथवा अभिलषितार्थ चिंतामणि ग्रंथ में चित्रकथी परंपरा का वर्णन है. इट कंफर्म्स द एंटीक्विटी ऑफ दिस ट्रेडिशन, और इसके आधार पर इस परंपरा की प्राचीनता का अनुमान लगाया जाता है. द ट्रेडिशन ऑफ नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायण और महाभारत विद द हेल्प ऑफ वुडन puppets एंड पेंटिंग्स इज नोन एज चित्रकथी और पिंगुली ट्रेडिशन. ध्यान में रखिएगा बच्चों कि कठपुतलियां, पपेट्स यानी क्या, कठपुतलियां अथवा चित्रों की सहायता से रामायण महाभारत की कथा बताने की परंपरा को चित्रकथी की परंपरा कहते हैं. इस परंपरा में देखिए, द चित्रकथी पिक्चर आर ड्रॉन ऑन अ पेपर एंड पेंटेड इन कलर्स मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस. इस परंपरा में कागज पर चित्रों को बनाकर उन्हें प्राकृतिक रंगों में रंगा जाता है. इट टेक्स 30 to 50 पिक्चर्स टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ अ सिंगल स्टोरी. एक कथा अथवा कहानी के लिए लगभग 30 से 50 चित्रों का उपयोग इसमें होता है. These pictures are preserved very carefully and handed down from one generation to another. और विभिन्न कथाएं बताने के लिए ऐसे चित्रों के पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे ग्रंथ चित्रकथी परंपरा में संरक्षित रखे होते हैं. The artist and the government are trying to preserve the tradition which is on the verge of extinction. विलुप्त होने की कगार पर, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंची इस परंपरा को, इस ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना यानी पुनर्जीवित करने के प्रयास सरकार और कलाकारों द्वारा किए जा रहे हैं. अभी हम पढ़ेंगे क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स यानी कि अभिजात चित्रकला. इसे क्या कहेंगे आप, अभिजात चित्रकला. ओके. The ancient Indian texts have explained various aspects of arts in great details. हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य अथवा वाङ्मय में विभिन्न कलाओं के विषय में सांगोपांग विचार किया गया है. There are altogether 64 arts mentioned in this text. और इसमें कुल 64 कलाओं का उल्लेख पाया जाता है. The art of painting is mentioned as, देखिएगा उसमें चित्रकला का जो उल्लेख है आलेख्यम और आलेख्य विद्या, इस नाम से हमें देखने के लिए मिलता है. एक तो आलेख्यम या फिर आलेख्य विद्या. इट इज सेड टू हैव 6 मेन एस्पेक्ट्स, और इसमें देखिएगा 6 महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिसे कि षडांग कहते हैं. द एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स स्टडीड दिस 6 एस्पेक्ट्स वेरी मिनटली. और यहाँ पर देखिए इन 6 अंगों का प्राचीन भारतीयों ने बड़ी ही सूक्ष्मता से विचार किया है. दे इंक्लूड, अभी देखिए इसमें उन्होंने रूप भेद यानी कि डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, रूप भेद यानी कि उसमें विभिन्न आकार आते हैं. देन प्रमाण, प्रमाण में प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेज यानी कि इसे हम परिमाण कहते हैं, अनुपातबद्ध रचना और नापे. भाव, भाव में आ जाते हैं एक्सप्रेशंस यानी कि भाव प्रदर्शंस. लावण्य योजन में आ जाता है एस्थेटिक्स यानी कि सुंदरता का स्पर्श इसे कहते हैं. उसके बाद सादृश्यता यानी कि रेसेम्बलेंस टू रियलिटी, वास्तविकता का आभास कराने वाला चित्रण. और वर्णिका भंग, इसे आप कहेंगे कलर कंपोजिशन यानी कि रंगों का आयोजन, इनका समावेश इसमें होता है. जो षडांग मैंने आपको बताया, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सदृश्यता एंड वर्णिका भंग. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, these are the 6 षडांग्स. आप इसे कहेंगे. Agama text of various religious sects, Puranas and Vastushastra texts explain the art of painting and sculpting in the context of temple architecture. विविध धार्मिक पंथों के आगम ग्रंथों, पुराणों और वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में चित्रकला, शिल्पकला का विचार मंदिर निर्माण में किया हुआ दिखाई देता है. अभी हम पढ़ेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स इन मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि हस्तलिखितों में लघु चित्र. मिनिएचर का मतलब होता है लघु चित्र. और मैन्युस्क्रिप्ट तो पता है आपको, हस्तलिखित. हस्तलिखित या फिर पांडुलिपियों में लघु चित्र. The miniature paintings in the early manuscript show an influence of Persian style. यानी कि
हस्तलिखितों में बनाए जाने वाले लघु चित्रों पर प्रारंभ में फारसी शैली का प्रभाव था। The Deccan miniature style was developed under the patronage of the Deccan Sultanate, यानी कि दक्षिण के मुस्लिम शासकों के आश्रम में दक्षिणी लघु चित्र शैली विकसित हुई। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द मुगल एम्परर, द मुगल मिनिएचर स्टाइल शोइंग अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल वाज डेवलप्ड, यानी कि मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में फारसी और भारतीय चित्रकारों की मिश्रित शैलियों में से मुगल लघु चित्र शैली का उदय हुआ। ये है मुगल मिनिएचर का एग्जाम्पल। अभी हम पढ़ेंगे वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग, यानी कि यूरोपीय चित्रशैली। इन द ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। देखिएगा, अंग्रेजों के शासनकाल में पश्चिमी चित्रशैली का प्रभाव भारतीय चित्रशैली पर दिखाई देता है। An art school was established under the leadership of James Wells, a Scottish artist, in the times of सवाई माधवराव पेशवे in शनिवारवाड़ा in पुणे, यानी कि पुणे के शनिवारवाड़ा में सवाई माधवराव पेशवा के शासनकाल में स्कॉटिश चित्रकार जो थे जेम्स वेल्स, इनके मार्गदर्शन में कलाशाला की स्थापना की गई थी, आर्ट स्कूल। He had done a portrait of सवाई माधवराव and नाना फडणवीस। इन्होंने देखिएगा सवाई माधवराव और नाना फडणवीस का चित्र बनाया था। उसके बाद गंगाराम तांबट, इसे आ जाएगा यहाँ पर गंगाराम, यहाँ पर एन लिखना भूल गए शायद, आपके टेक्स्ट बुक में ये गलती है। गंगाराम तांबट, a मराठी आर्टिस्ट who worked with the Wells, deserve a special mention here. वेल्स के साथ चित्रकारिता करने वाले एक मराठी चित्रकार गंगाराम तांबट का यहाँ विशेष उल्लेख करना चाहिए। He had made drawings of the rock cut caves of वेरुल and कार्ले। देखिएगा, महाराष्ट्र में वेरुल, एलोरा और कार्ले की गुफाओं में चित्र बनाए थे। ये है सवाई माधवराय नाना फडणवीस का जो चित्र बनाया है, और यहाँ पर आपको गंगाराम तांबट विथ हिज गुरु दिखाई देंगे। So some of his drawings are preserved in the Yale Center of British Art of Yale University. उनके बनाए कुछ चित्र अमेरिका के एल विश्वविद्यालय के एल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट में संरक्षित रखे गए हैं। Exact portrayal of the object of the painting is characteristics of the European style. चित्र वस्तु का हूबहू चित्र बनाना पश्चिमी चित्र शैली की विशिष्टता समझी जाती थी। A number of renowned artists were trained in the J.J. School of Art and Industry, which was established in 1857 CE. यानी कि मुंबई में 1857 में J.J. School of Art and Industry की स्थापना हुई। ऑफरिंग कोर्सेस इन यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, और इन्होंने वहां पर कला संस्था से शिक्षा ग्रहण कर अनेक गुणवान चित्रकारों ने इस संस्था ने पश्चिम कला शैलियों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पर देखिएगा, अभी पेस्तनजी बोमन जी एन alumni of the school made replicas of अजंता पेंटिंग्स। उनमें पेस्तनजी बोमन जी ने अजंता गुफाओं के चित्रों की प्रतिकृति बनाने का काम किया। अभी हम पढ़ेंगे स्कल्पचरल आर्ट यानी कि शिल्पकला, इसे कहते हैं शिल्पकला। Sculptures are three-dimensional such as images, statues, pots and objects with artistic embellishment, यानी कि शिल्पकला यह त्रिमितीय होती है, थ्री डायमेंशनल, जैसे मूर्ति, प्रतिमा, कलापूर्ण बर्तन और वस्तुएं। For creating sculptures, either rock or metal or clay is used. इसके लिए पत्थर, धातु या फिर मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ये अशोक स्तंभ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। Rock sculptures are made by carving, metal sculptures are made with the help of molds, and clay sculptures are formed either directly with hands or by using molds. यहाँ पर देखिएगा कि जो पत्थर है, ठीक है, सो पत्थर से कार्विंग करके इस तरह से पत्थर पर जो नक्शी काम है वो किया जाता है। उसके बाद मेटल में उसको मोल्ड या फिर क्ले स्कल्पचर में भी मोल्ड का उपयोग किया जाता है। द एंटायर टेम्पल ऑफ कैलास एट वेरुल इज अ यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर, यानी कि
carved out of a single rock। देखिएगा, वेरुल की कैलाश गुफाएं अखंड प्रस्तर खंड में उकेरा हुआ अद्वितीय शिल्प है। The lion capital of the Ashokan pillar found at Sarnath is the national emblem of India। सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों वाले शिल्प पर आधारित चित्र भारत का राष्ट्रीय मानचिन्ह है। अभी हम पढ़ेंगे फोक स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचरल आर्ट यानी लोक शिल्पकला शैली। The sculptural art is also as ancient as the art of painting, dating back to stone ages। चित्रकला के समान ही शिल्पकला भी अश्मयुगीन जितनी प्राचीन है। Carving tools out of stone can said to be the beginning of sculptural art। पत्थर के औजार बनाने का जो प्रारंभ हुआ वह एक प्रकार से शिल्पकला का प्रारंभ ही था, ऐसा कहा जाता है। The custom of making clay images for rituals has been prevalent in India since Harappan times। ध्यान में रखिएगा बच्चों कि भारत में धार्मिक अवसरों पर मिट्टी की प्रतिमाएं तैयार कर उनकी पूजा करना अथवा उन्हें अर्पण करने की प्रथा हड़प्पा संस्कृति के समय से चली आ रही थी। It has continued till today in many regions like Bengal, बिहार, गुजरात, राजस्थान etc। और यह जो परंपरा है आज भी गुजरात, राजस्थान, बंगाल, बिहार इन जैसे अनेक राज्यों में प्रचलित है। The Ganesha idols, mask of Gauri, bull figurines made for the festival of Bail Pola, wooden memorials, virgals, memorial stones, the decorated clay storage bins, etc. are a few examples of the folk tradition of sculptural art। लोक शिल्पकला जो है तो महाराष्ट्र में तैयार की जाने वाली गणेश जी की मूर्तियां, गौरी के मुखौटे, बैलपोला के लिए बनाए जाने वाले मिट्टी के बैल, पूर्वजों की स्मृति में निर्मित लकड़ी के मुखौटे वाले स्तंभ जिसे आप वीर गर्ल वगैरह कहते हैं, आदिवासी घरों में संग्रहित कर रखने के लिए बने मिट्टी के भंडार गृह आदि इसी शिल्पकला की लोक परंपरा की गवाही देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचरल आर्ट यानी कि अभिजात शिल्पकला शैली। अभी हम लर्न करेंगे अभिजात शिल्पकला शैली। द हड़प्पन सील्स यानी कि हड़प्पा संस्कृति जो है तो स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टैचूज टेल अस अबाउट 5000 years old or even older tradition of the Indian tradition of sculptural art। हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्राएं हैं, पत्थर है या फिर कांसे की जो प्रतिमाएं हैं 5000 वर्ष अथवा उससे भी अधिक प्राचीन भारतीय शिल्पकला की परंपरा की साक्ष्य हमें देते हैं। It is said that the tradition of carving out stone sculptures of larger size began in the Mauryan period with the Ashokan pillars। ध्यान में रखिएगा कि ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के कार्यकाल में निर्मित पत्थर के स्तंभों से भारत में उकेरे पत्थर के शिल्प निर्माण का सच्चे अर्थ में प्रारंभ हुआ। The Sanchi Stup was erected in Emperor Ashoka's time। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि सम्राट अशोक के कार्यकाल में सांची मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है उसे सर्वप्रथम बनाया गया। However, the beautiful sculptural embellishment of the stupa are supposed to be later additions। लेकिन उस पर निर्मित सुंदर शिल्पों की सजावट कालांतर में की गई होगी ऐसा माना जाता है। The sculptures at Bharut are testimonies of the continuous development of sculptural art in India। भारत में शिल्पकला का विकास कालांतर में होता है और इसकी साक्ष्य हमें भारूच स्तूप पर बने शिल्पों द्वारा मिलती है। Buddhism was spread far and wide in many countries outside India। देखिएगा कि बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के बाहर दूर दूर तक हुआ। The tradition of erecting Buddhist stupas began in those countries as well। और इसका परिणाम स्वरूप उन देशों में भी स्तूप निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। The stup at Borobudur in Indonesia is the largest stup in the world। पूरे यानी कि पूरी हम बोलते हैं ना वर्ल्ड में इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में निर्मित स्तूप संसार में सबसे विशाल स्तूप है। It was built during the 8th to 9th century CE। यानी कि इस स्तूप का निर्माण ईस्वी सन की 8वीं-9वीं शताब्दी में किया गया। It was declared as a World Heritage Site in 1991। ध्यान में रखिएगा इंडोनेशिया में जो बोरोबुदुर है इसमें यहाँ पे जो स्तूप है यह दुनिया का संसार का सबसे विशाल स्तूप कहा जाता है और इसको 1991 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया। यहाँ पर आपको
भरूच स्तूप, ये जो एग्जाम्पल है देखने के लिए मिलता है। और ये है बोरोबुदुर स्तूप जो इंडोनेशिया में है। अभी हम पढ़ेंगे इंडियन आइकोनोग्राफी यानी कि भारतीय मूर्ति विज्ञान, इसे क्या हमें कहते हैं, मूर्ति विज्ञान। दी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू बीइंग इन द 2nd century बिफोर क्रिस्ट एरा इन अफगानिस्तान एंड नेबरिंग रीजन्स। अफगानिस्तान और आसपास के प्रदेशों में ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी में ग्रीक यानी यूनानी और पर्शियन यानी फारसी प्रभाव को दर्शाने वाली गांधार शिल्प शैली का उदय हुआ। It had Greek and Persian influence. The 1st to 3rd century CE, that is the Kushan period, saw the rise of Mathura school of art. महाराष्ट्र में देखिएगा, ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी में महाराष्ट्र में अजंता और वेरुल की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत स्थान का दर्जा प्रदान किया गया। एंड द मथुरा स्कूल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी। भारत में मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ लगभग 4वीं शताब्दी में हुआ। एंड iconography is a branch of knowledge which includes everything about making of images of gods and goddesses. और यहाँ पर आपको एक बात पता चलती है कि जो मथुरा में है ये आइकोनोग्राफी मूर्ति विज्ञान का प्रारंभ वहां से हुआ, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट मेकिंग ऑफ इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना वहां से शुरुआत हुआ। द कुषाण किंग मेड यूज ऑफ इमेजेस ऑफ वेरियस डिटीज ऑन देयर कॉइन्स। और कुषाण जो थे उनके समय में अलग अलग जो देवी देवताएं थी तो उनके चित्र उन्होंने कॉइन्स पर बनाना शुरुआत किया। During the period of Gupta Empire, the iconographic rules were formulated and standard for sculptures were set. Gupta period में भी वही हुआ। The art of making bronze images was developed under the patronage of Chola king during 9 to 13th century. 9 से 13वीं शताब्दी में, यहाँ पर देखिए चोला जो किंग था, ठीक है, उनके समय में ब्रॉन्ज इमेजेस बनाना शुरुआत हुआ। ब्रॉन्ज आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस लाइक शिव, पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु वर मेड इन दिस पीरियड। चोला पीरियड में देखिए कि उनके शासन काल में यहाँ पर ब्रॉन्ज से मूर्तियां बनाई गई। यह नटराज की मूर्ति का एक उदाहरण यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर यानी कि स्थापत्य और शिल्पकला। देयर आर नंबर ऑफ रॉक कट केव्स इन इंडिया। भारत में कई उकेरी गई गुफाएं हैं। द ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट केव्स originated in India in the 3rd century before Christ era. Technically, the entire composition of a rock cut cave represents the union of architecture and sculpture art. यहाँ पर देखिए कि उकेरी हुई गुफाओं की परंपरा भारत में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में प्रारंभ हुई और तकनीकी दृष्टि से समग्र गुफा स्थापत्य और उकेरे गए शिल्प की एकत्रित उदाहरण है। Its entrances, interiors with its carved columns and images are excellent specimens of sculptural art. यानी कि प्रवेश द्वार जो है, एंट्रांसेस और जो भीतर के खंबे और मूर्तियां शिल्पकला के उत्तम नमूने होती है। The paintings on the walls and ceilings have survived in some of the caves till today. दीवारों और छतों पर किया गया चित्रकार्य कुछ गुफाओं में आज भी कुछ सीमा तक बना हुआ है। The rock cut caves at Ajanta and Verul in Maharashtra were declared as World Heritage in 1983. महाराष्ट्र में जो अजंता और वेरुल की जो गुफाएं हैं उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में डिक्लेयर घोषित कर दिया गया। ये है अजंता केव नंबर 19 का एंट्रेंस आपको दिख रहा है। The temple architecture in India began to develop around 4th century CE during the Gupta period. यहाँ पर देखिएगा कि महाराष्ट्र में भारत में मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ लगभग 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के कार्यकाल में हुआ। The temples built at the beginning of the Gupta period had only the sanctum sanctorum, यानी कि इसको देखिए कहते हैं गर्भगृह एंड वरंडा विथ 4 कॉलम्स। गुप्त काल के प्रारंभ में गर्भगृह और उसके बाहरी 4 स्तंभों वाला गृह केवल यही मंदिर का स्वरूप था। The temple architecture in India had reached its peak by the 8th century CE. This is easily testified by the magnificent composition of the Kailash temple of Verul.
तो यहाँ पर देखिए कि नागर शैली का आपको उदाहरण देखने के लिए मिलता है कि ईसवी सन की 8वीं शताब्दी तक भारत में मंदिर स्थापत्य पूर्ण विकसित हुआ था और यह वेरुल एलोरा के कैलाश मंदिर की भव्य रचना के आधार पर सहजता से ध्यान में आता है। By the medieval period, various styles of temple architecture had developed in India और मध्ययुगीन समय तक भारतीय मंदिर में स्थापत्य की अनेक शैलियां विकसित हुई। The styles of temple architecture are identified by the style of the tower, यानी कि इसको शिखर कहते हैं। ये शैलियां शिखरों की रचना विशेषताओं के अनुसार निश्चित की जाती है। The Nagar style of North India and the Dravid style of South India are the two principal styles of Indian temple architecture. उनमें उत्तर भारत की नागर और दक्षिण भारत की द्राविड़ ये तो प्रमुख शैलियां मानी जाती है। A blend of these two styles is known as, देखिए ये जो दो स्टाइल्स है, ठीक है, कौन सी स्टाइल, एक तो नगर स्टाइल है नॉर्थ इंडिया की और द्रविड़ स्टाइल है साउथ इंडिया की। इन दोनों का जो मिश्रण है, जो ब्लेंड है, इसको कहा जाता है वेसर स्टाइल। क्या कहा जाता है? वेसर स्टाइल। दी भूमिजा स्टाइल सीन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैज अ क्लोज रिसेम्बलेंस टू द नागर स्टाइल फ्रॉम द स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट। देखिएगा इन दोनों शैलियों का समन्वय और जो मिश्र शैली विकसित उसे वेसर कहते हैं, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाने वाली भूमिज मंदिर शैली और नागर मंदिर शैली में रचना की दृष्टि से समानता दिखाई देती है। Like in the Bhumija style, series of miniature towers are arranged, which become smaller toward the top. यानी कि भूमिज शैली में क्रमशः छोटे छोटे जाति शिखरों की प्रतिक्रिया ऊपर तक रची हुई होती है। Hence, the tower appears to be continuously rising from the base of the temple to the top. और इससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि इनकी जो रचना है ये ऊपर तक रची हुई होती है। Like this. This is the द्रविड़ स्टाइल गोपुरा। द्राविड़ शैली का ये गोपुर है। और अभी हम कुछ इंटरेस्टेड फैक्ट्स लर्न करेंगे। दैट इज टेम्पल्स इन महाराष्ट्र बिल्ट इन 12th to 13th centuries आर नोन एज हेमड़पंथी टेम्पल्स। महाराष्ट्र में 12वीं-13वीं शताब्दी में निर्मित मंदिरों को हेमाड़पंथी मंदिर कहते हैं। द आउटर वॉल्स ऑफ हेमाड़पंथी टेम्पल्स आर बिल्ट इन अ स्टार शेप। जो हेमाड़पंथी मंदिर है उनकी बाहरी दीवारें ताराकृति होती है। In the star-shaped plan, the outer walls of the temple has a zigzag design. और जो ताराकृति मंदिर की बनावट है उसमें मंदिर की बाहर की दीवार अनेक कोनों में विभाजित होती है। This results into an interesting effect of alternating light and shadow. और इसका परिणाम उस दीवारों पर और उन पर बनी शिल्पों पर जो छाया प्रकाश का सुंदर प्रभाव है वो देखने के लिए मिलता है। The important characteristics of हेमाड़पंथी temple is its masonry. यहाँ पर देखिए हेमाड़पंथी मंदिरों का महत्वपूर्ण विशेषता है कि दीवारों के पत्थर जोड़ने के लिए चूने का उपयोग नहीं किया जाता। The walls are built without using any mortar by locking the stones by using the technique of tenon and mortise joints. देखिए हेमाड़पंथी मंदिर में चूने का उपयोग नहीं होता, इसमें पत्थरों में ही एक दूसरे में कसकर फंसेंगे ऐसे खरादे हुए छेद में चूल बिठाकर उसके सहारे दीवार खड़ी की जाती है। अंबारेश्वर टेम्पल, अंबरनाथ का जो अंबारेश्वर टेम्पल है, देन दिस इज नियर मुंबई। गोंदेश्वर टेम्पल एट सिन्नर नियर नासिक। उसके बाद औंधा नागनाथ टेम्पल इन द हिंगोली डिस्ट्रिक्ट आर फ्यू फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द हेमाड़पंथी स्टाइल। देखिए हेमाड़पंथी स्टाइल की जो एग्जांपल्स है, मुंबई के समीपस्थ अंबरनाथ का अम्बरेश्वर, नासिक के नजदीक सिन्नर का गोंदेश्वर, हिंगोली जिले में औंधा नागनाथ हेमाड़पंथी मंदिर के उत्तम उदाहरण है। देयर प्लान इज स्टार शेप्ड और उसकी ताराकृति जो बनावट है वो ताराकृति है। द हेमाड़पंथी टेम्पल्स आर फाउंड एट सेवरल प्लेसेस इन महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कई स्थानों पर इस तरह की हेमाड़पंथी मंदिरें दिखाई देती है। ये है गोंदेश्वर टेम्पल सिन्नर का, जिसका फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। दैट इज इन द मिडाइवल पीरियड, यानी मध्ययुगीन काल में, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुस्लिम सल्तनत, मेनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट्स सच एज पर्शियन, सेंट्रल एशियन, अरेबिक एंड प्री इस्लामिक नेटिव इंडियन स्टाइल वर ब्लेंडेड टुगेदर क्रिएटिंग द इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम सत्ताओं के आश्रय में पर्शियन, मध्य एशियाई, अरबी और इस्लाम पूर्वक भारतीय स्थापत्य शैली की अनेक धाराएं इकट्ठी आई। मेनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वर क्रिएटेड, उसमें से भारत का मुस्लिम स्थापत्य विकसित हुआ। यहाँ पर देखिएगा, द कुतुब मीनार एट मेहरौली नियर दिल्ली, ताजमहल एट आगरा, गोल गुम्बद एट बीजापुर इन कर्नाटका आर द वर्ल्ड फेमस एग्जांपल्स ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ द इंडिया। भारत में देखिए
कि दिल्ली के समीप मेहरौली की कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल और बीजापुर का गोल गुंबद जैसी वास्तुएं मुस्लिम स्थापत्य शैली के विश्वविख्यात स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। The construction of the building of Qutub Minar started during the reign of Qutbuddin Aibak in the 12th century CE and was completed in the reign of Iltutmish in 13th century. देखिएगा कि ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी में बीजापुर की अति भव्य इमारत गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। And Qutub Minar is the highest minaret in the world. It is 73 meter to 40 feet in height. The Qutub Minar complex of buildings has been declared as a World Heritage. इसके बाद गोल गुंबज नाम जिस कारण मिला है, गुंबज के अंदर वाले घेरे से लगकर गोल छज्जा है और इस छज्जे में खड़े रहकर धीमी आवाज में बात करे, फुसफुसाए, तब भी वह आवाज सर्वत्र सुनाई देती है। ये जो आगे के कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि ये कुछ उदाहरण जो है ये फेमस है। तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज। यहाँ पर देखिए कुतुब मीनार का ये छायाचित्र आपको देखने के लिए मिलेगा और यह है ताजमहल का छायाचित्र। द मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ड ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल। देखिएगा मुगल सम्राट शाहजहां ने उसकी बेगम पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। द ताजमहल इज लुक्ड अपॉन द पैरामाउंट एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। ताजमहल भारत का सौंदर्यपूर्ण मुस्लिम स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। This world famous building has been declared as a World Heritage by UNESCO और यूनेस्को की तरफ से विश्व विरासत स्थान के रूप में इसे घोषित भी किया गया है। The Gol Gumbaz at Bijapur in Karnataka was built in 17th century CE. This grand building houses the burial of Muhammad Adil Shah of Bijapur. 17वीं शताब्दी में निर्मित बीजापुर की अति भव्य इमारत गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है और इस इमारत को गोल गुंबज नाम जिस कारण मिला है, उस गुंबज के अंदर वाले घेरे से लगकर गोल छज्जा है। Inside the dome after which the building is named, there is a round gallery. Even a slight whisper by a person standing in this gallery can be heard everywhere. And if somebody clap from here, its echo can be heard many times. यानी कि अगर कोई यहाँ पर धीमे से भी बात करे या फिर ताली बजाए तो उसकी आवाज वहां पर गूंजती रहती है। This is the image of गोल गुंबज। During the British period, a new architectural style arose in India. भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने के बाद एक नई स्थापत्य शैली उदय हुआ। It is known as Indo-Gothic architectural style. इसे कहते हैं इंडो-गोथिक स्थापत्य शैली। Buildings like churches, government offices, residences of top officials, railway stations were built in the style during the British period. अंग्रेजों के कार्यकाल में बांधे गए चर्च, सरकारी कार्यालय, बड़े पदाधिकारियों के आवास स्थान, रेल स्टेशन जैसी इमारतों में यह शैली दिखाई देती है। The buildings of Chhatrapati Shivaji Maharaj Railway Terminus, Mumbai, is the finest example of the Indo-Gothic architecture and it is a World Heritage Site. Look at this photo. यानी कि मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनस इमारत इस शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थान में शामिल किया गया है। अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4.3 इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी कि भारत में ललित कला परंपराएं। ट्रेडिशंस ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स यानी कि लोक कलाओं की परंपराएं। इंडिया हैज इंडिपेंडेंट एंड वेराइड ट्रेडिशंस ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फोक डांसेस एंड फोक थिएटर व्हिच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी पर्टिकुलर रीजन। भारत के प्रत्येक प्रदेश की विविधतापूर्ण लोकगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य और लोक नाट्य की परंपराएं हैं। There exist many rich traditions of performing folk art in Maharashtra also, और महाराष्ट्र में भी लोक कला की अनेक परंपराएं प्रचलित है। They developed as an integral part of the religious festivals and social life. ये लोक कलाएं धार्मिक और सामाजिक जीवन के हिस्से के रूप में विकसित हुई है। To name a few examples, we may mention कोली डांस, तारपा डांस। देखिए यहाँ पर कि कोली नृत्य जो मछुआरों का नृत्य होता है, तारपा नृत्य है, उसके बाद दशावतार ऑफ कोकण, कोकण का दशावतार, पोवाड़ा है, कीर्तन है, जागरण गोंदल है, ये कुछ इसके उदाहरण है। अभी हम पढ़ेंगे ट्रेडिशंस ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स, अभिजात कलाओं की जो परंपराएं हैं। इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स टू। भारत में लोक कलाओं की भांति अभिजात कलाओं की भी विरासत प्राप्त हुई है। द टेक्स्ट ऑफ नाट्य शास्त्र रिटन बाय भरत मुनि इज सपोज्ड टू बी द अर्लीस्ट वन डिस्कसिंग एंड म्यूजिक एंड थिएटर।
भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र ग्रंथ में गायन, वादन, नृत्य, नाट्य जैसी कलाओं का विस्तार में विचार विमर्श किया गया है। The 9 moods rasas supposed to be fundamental in the presentation of Indian performing arts। यहाँ पर देखिएगा कि इस दृष्टि से यह सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है और भारतीय ललित कलाओं की प्रस्तुति में देखिए श्रृंगार यानी कि लव यानी कि प्रेम, हास्य ह्यूमर, उसके बाद है बीभत्स रिपल्शन, रुद्र टेरिबल, करुणा सैड, वीर हीरोइक, भयानक फियरफुल, अद्भुत वंडरस एंड शांत पीसफुल, यह 9 रसों को मूलभूत माना गया है। Indian people came into contact with cultural traditions of other nations and that resulted into blending of many different streams in the presentation of Indian performing arts, enriching them over time। भारतीय लोगों का विदेशी लोगों के साथ निरंतर संपर्क होता रहा और उसके द्वारा उन कलाओं की प्रस्तुति में अनेक धाराएं भी समाविष्ट होती गई। As a result, many styles of presenting of classical vocal music, instrumental music and dance came into existence। और इसका परिणाम क्या हुआ कि शास्त्रीय गायन वादन है और नृत्य की विविध शैलियां और उन शैलियों का संवर्धन कराने वाले घरानों का निर्माण हुआ। Various schools preserving the styles were also created। There are 2 main branches of the Indian classical music। देखिएगा भारत में शास्त्रीय गायन की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। Similarly, there are 2 forms of it, classical शास्त्रीय and semi-classical उपशास्त्रीय। The semi-classical has included many styles of folk music। देखिए शास्त्रीय और उपशास्त्रीय यह 2 भेद भी है और उपशास्त्रीय गायन में अनेक लोकगीत शैलियों का समावेश दिखाई देता है। अभी मैं आपको बताने देना चाहती हूँ थोड़ी सी जानकारी। द रूलर ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह II wrote a text in दक्खनी उर्दू लैंग्वेज entitled किताबे नवरस। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने द्वितीय ने दक्षिणी उर्दू भाषा में किताबे नवरस ग्रंथ लिखा। दिस टेक्स्ट इज अबाउट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। यह ग्रंथ संगीत शास्त्र से संबंधित है। It increases verses sung in the Dhrupad style and enables the audience to experience the joy of excellent poetry। यह ग्रंथ संगीत शास्त्र से संबंधित है तथा गायन के अनुकूल गीतों वाला ध्रुपद गायकों को सामने रखकर गीतों को साकार करता है। This text is originally translated in Marathi by Dr. सैयद यहा नाशिद यानी कि यह इस ग्रंथ का मराठी अनुवाद डॉक्टर सैयद यहा नशीद ने किया है। It is edited by डॉक्टर अरुण प्रभु ने उनको एडिट किया है। The translation of the verse printed on the cover of this text reads as follows। और इस ग्रंथ के मुख पृष्ठ पर अंकित दोहे का अनुवाद इस प्रकार है। O Mother Saraswati, you are the divine light in the world and you are complete with all qualities। If Ibrahim receives your grace blessings, the poetry of the Navras will become eternal। हे माते सरस्वती, आप जगत ज्योति और सर्वगुण संपन्न हैं। यदि आपकी कृपा इस इब्राहिम पर हो गई यानी कि आपके आशीर्वाद से नवरस का गीत युग युग तक जीवित रहेगा। तो बच्चों बताने का एक एग्जाम्पल ये है कि आपके टेक्स्ट बुक में जो इंफॉर्मेशन है इससे आपको जो हिस्ट्री है, हमारी जो लोक कलाएं है, जो संगीत है या फिर जो अलग अलग चीजें हैं लाइक फोक डांस है या फिर क्लासिकल म्यूजिक है, सेमी क्लासिकल म्यूजिक है, उसका आपको हिस्ट्री पता चलता है। The semi-classical has included many styles of folk music। यानी कि मैंने आपको बताया कि उपशास्त्रीय गायन में अनेक लोकगीत शैलियों का समावेश दिखाई देता है। A beautiful blend of all 3 forms of music, vocal, instrumental and dance can be seen in various Indian classical dance forms like Kathak of North India, Lavani of Maharashtra, Odissi of Odisha, Bharatnatyam of Tamil Nadu, Kuchipudi of Andhra and Kathakali and मोहिनीअट्टम ऑफ केरला। देखिएगा उत्तर भारत में कथक, महाराष्ट्र में लावनी, ओडिशा का ओडिसी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र का कुचिपुड़ी, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम प्रचलित नृत्य शैलियां हैं। ये लावनी महाराष्ट्र में जो सादर की जाती है, यह है कथकली जो केरला में सादर की जाती है। इसके कुछ ये उदाहरण। In India, in the post-independence period, various festivals of music and dance are organized with a view to make it accessible to common people। देखिएगा कि नृत्य शैलियों की प्रस्तुति में शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है और स्वतंत्र भारत में शास्त्रीय संगीत और नृत्य सामान्य रसिकों तक पहुंचे इस दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर संगीत नृत्य महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। Many people attend these festivals, including Indians and foreigners alike। The Savai Gandharva festival of Pune is a famous one।
तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पुणे में जो सवाई गंधर्व फेस्टिवल होता है वो संगीत महोत्सव बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रसिद्ध है। Lately, we can see an inclination toward experimenting and creating fusion of various music styles by trying to overcome the limitation imposed by a traditional style or school. यहाँ पर देखिएगा, इसका आनंद और आस्वाद प्राप्त करने के लिए केवल भारत से ही नहीं अपितु विदेशों से भी अनगणित रसिक आते हैं और वर्तमान समय में भारतीय संगीत क्षेत्र में विशिष्ट शैली अथवा विशिष्ट घराने की सीमा को लांघकर नया और अभिनव प्रयोग करने की ओर झुकाव दिखाई देता है। पंडित उदय शंकर इज अ प्रोमिनेंट नेम अमंग सच आर्टिस्ट हु क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल। देखिएगा कि इनमें से भारतीय संगीत के साथ पश्चिमी संगीत और पश्चिमी नृत्य का मेल बिठाने का प्रयास है और इस प्रकार की नई शैली विकसित करने वालों में उदय शंकर का नाम विशेष रूप से लेते हैं। He successfully created a fusion of Indian classical dance and European opera. उन्होंने भारत के शास्त्रीय नृत्य और यूरोपीय रंगमंच के नृत्य नाट्य परंपरा के बीच में समन्वय साधा है। He also included various forms of folk dance in his style. और इस प्रकार भारतीय उन्होंने अपनी शैली में लोक नृत्य की विविध शैली को भी स्थान दिया है। Thus, the scope of the presentation of Indian performing arts seems to be constantly expanding. इस प्रकार भारतीय ललित कलाओं का प्रस्तुति क्षेत्र विस्तार पाता हुआ दिखाई देता है। The same phenomenon is apparent in the field of Indian visual arts. यही बात भारतीय दृश्य कलाओं के क्षेत्र में भी हमें दिखाई देती है। अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4.4 आर्ट अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कला, उपयोजित कला और व्यवसाय के जो अवसर इसमें आपको मिलते हैं। लाइक आर्ट्स यानी कला में आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज। देखिए बच्चों, कला का इतिहास एक अलग ज्ञान शाखा है। वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन दिस फील्ड। इसमें अनेक शोध कार्य आपको उपलब्ध होते हैं। लाइक नंबर 1, आर्ट हिस्टोरियंस कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। कला का इतिहास के अध्येता पत्रकारिता क्षेत्र में भी काम करते हैं। उसके बाद आर्ट मार्केट इज एन इंडिपेंडेंट फील्ड। कलात्मक वस्तुओं के क्रय विक्रय का एक स्वतंत्र क्षेत्र है। इट कॉल्स फॉर स्पेशल एक्सपर्टाइज टू असेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट और टू इंश्योर दैट इट इज जेन्युइन। वह कलात्मक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिए वस्तु कृत्रिम या नकली है अथवा नहीं, इसकी परीक्षा करने की आवश्यकता होती है। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क। और इसके लिए वहां पर इसकी जानकारी जिसे है उसकी आवश्यकता होती है, तज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता होती है। Number 3, heritage management and cultural tourism are recently developed fields. सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन तथा सांस्कृतिक पर्यटन अब नए से विकसित होने वाले क्षेत्र है। इन दिस फील्ड स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट कैन फाइंड मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। और इन क्षेत्रों में भी कला के जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए व्यावसायिक अवसर उपलब्ध है। Museums and archives management, library science and information technology, archaeological research and Indology are some important fields in this regard. और इसमें संग्रहालय, अभिलेखागार, पुस्तकालय और सूचना प्रसारण का तकनीकी विज्ञान, पुरातत्वीय अनुसंधान और भारतीय विद्या ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अप्लाइड आर्ट यानी कि उपयोजित कला, अप्लाइड हिस्ट्री हमने इससे पहले वाला लेसन पढ़ा यानी कि उपयोजित इतिहास। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अप्लाइड आर्ट यानी उपयोजित कला। The visual and performing arts are primarily looked upon as the means of entertainment for people. दृश्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में कलाओं का निर्माण इसलिए किया जाता है कि रसिक कलाओं का शुद्ध रूप से रसास्वादन कर सके। The artist perform primarily with this purpose. However, there is a scope to combine an artistic creation with utility value to make it economically viable. यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाले कलाकारों का एक ही उद्देश्य होता है कि उसके अतिरिक्त कलात्मक रचना और उसकी जो उपयोगिता है इनके बीच वो एक समन्वय साध सके और उनके प्रकार की निर्मित की जा सके। Thus an artist creation with यूटिलिटेरियन पर्पज इज कॉल्ड अप्लाई आर्ट। और इस प्रकार उपयोगिता का उद्देश्य ध्यान में रखकर कला का निर्माण करने को ही उपयोजित कला यानी कि अप्लाइड आर्ट कहा जाता है। इसमें देखिएगा नंबर 1, इंडस्ट्री एंड एडवर्टीजमेंट, इंटीरियर डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट। इंडस्ट्री एंड एडवर्टीजमेंट यानी औद्योगिक और विज्ञापन क्षेत्र है। इंटीरियर डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए मकानों की साज सजावट की वस्तुएं। आर्ट डिजाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप्स यानी कि
स्टेज बैकड्रॉप्स यानी कि इसको फिल्म और दूरदर्शन के कार्यक्रम के लिए आवश्यक कला निर्देशन, आर्ट डायरेक्शन फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन, क्रिएटिंग अट्रैक्टिव लेआउट्स ऑफ बुक्स, पुस्तकों प्रकाशन और मुद्रण क्षेत्र में पुस्तकें, मैगजीन्स, कैलीग्राफी यानी कि पत्र जो पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं जो है, देन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स है, समाचार पत्र है या फिर भेंट कार्ड है, निमंत्रण पत्रिकाएं है, कस्टमाइज स्टेशनरी, गिफ्ट ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा द फील्ड ऑफ अप्लाइड आर्ट। इन सभी को आप क्या कहेंगे? उपयोजित कला क्षेत्र कहेंगे। नंबर 2 यहाँ पर बताया है द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, यानी कि स्थापत्य, फोटोग्राफी, इसको छायाचित्रण कहते हैं, इसके क्षेत्र में भी उपयोजित कला वर्ग में आते हैं। Nowadays, still and animated graphics created with the help of computers are used for various purpose. वर्तमान समय में कंप्यूटर का उपयोग से स्थिर और चलित चित्र, डिजाइने और स्केचेस का उपयोग किया होता है। दिस इज ऑल्सो अप्लाइड आर्ट, इसे भी आप क्या कहेंगे? उपयोजित कला का अंग कहेंगे। ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण, आर्टिस्टिक क्रिएशंस ऑफ मेटल्स यानी कि मूल्यवान धातुओं की कला, मूल्यवान धातुओं से बनाई गई वस्तुएं, अर्थन पॉट्स विथ कलरफुल डिजाइन्स, रंगीन नक्काशी वाले मिट्टी के बर्तन, ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम केन एंड बैम्बू, बांस और बेंत की वस्तुएं, ब्यूटीफुल ग्लास ऑब्जेक्ट्स, कांच के सुंदर सुंदर जो वस्तुएं बनाई जाती है, अट्रैक्टिव टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, उसके बाद वस्त्र निर्मित, सुंदर कपड़ा और वस्त्र निर्मित, ये जो सब चीजें हैं ऑल कैन बी लिस्टेड अंडर अप्लाइड आर्ट, ये सब उपयोजित कला की विस्तृत सूची में ही आते हैं। Every field mentioned above requires a detailed planning and meticulous management at every stage of production. अभी जब हमने देखा कि प्रत्येक क्षेत्र में बौद्धिक स्तर पर किसी संकल्पना के बारे में सोचकर उसे रियलिटी में उतारने तक जो निर्माण प्रक्रिया है, उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। It is essential to employ trained and skilled individual at every stage. इसके लिए प्रशिक्षण देना कुशल व्यक्तियों की बड़ी मात्रा प्रशिक्षित जो कुशल व्यक्ति होते हैं उनकी बड़ी मात्रा में जरूरत होती है। सम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऑफ आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ सर्टेन ट्रेडिशंस। उसके बाद कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करते समय उसकी निर्माण प्रक्रिया कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं से बंधी होती है। द डेवलपमेंट ऑफ ईच प्रोडक्टिव प्रोसेस हैज इट्स ओन हिस्ट्री। हर एक क्षेत्र की प्रक्रियाओं का एक अलग ही इतिहास होता है। Hence, the syllabi of training courses of art design include the history of various industrial and cultural traditions. और प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में कला वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया के पीछे यहाँ पर देखिए जो औद्योगिक, इंडस्ट्रियल और कल्चरल और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इसे इतिहास का अंतर्भाव रहता है। There are a few institutions in India, भारत में भी ऐसी कोई संस्थाएं हैं, which offer टेक्निकल एंड ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग इन दी अबव मेंशन फील्ड्स। देखिएगा कि ऊपर जो हमने अभी क्षेत्र देखे तो तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले अनेक संस्थान भारत में हैं। अमंग देम, उनमें से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इन अहमदाबाद गुजरात इज अ वर्ल्ड रिनोन इंस्टीट्यूट, और इसमें गुजरात में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनर अहमदाबाद इस प्रकार का प्रशिक्षण देने वाला विश्व में अग्रणी संस्थानों में एक माना जाता है। दिस इंस्टीट्यूट हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑनलाइन कोर्स सिंस 2015। 2015 में इस संस्थान ने एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लर्न अबाउट मास मीडिया हिस्ट्री। आगे हम मास मीडिया हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आई होप ये लेसन थोड़ा लेंदी हुआ है लेकिन आपको समझ में आया जरूर होगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, और जितने भी अच्छे अच्छे कमेंट्स आप सब स्टूडेंट्स के आते हैं उससे आई रियली फील वेरी गुड, मुझे और मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है अच्छे से पढ़ाने के लिए। सो कीप सपोर्टिंग, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। विल ट्राई आवर बेस्ट टू टीच यू। हम हमारा 100% देंगे। एंड यस ऑफ कोर्स आप स्कोर करिएगा एग्जाम में। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो आप स्कोर कर ही सकते हैं। सो चलिएगा, मुझे जल्दी बताइएगा जिन जिन बच्चों ने मुझे कमेंट्स में बताया है कि उन्होंने एग्जाम के लिए चैनल के लेक्चर्स लर्न किए, कुछ बच्चों ने बताया कि उनके मार्क्स अच्छा है, स्कोर्स अच्छा है, तो मुझे जरूर बताना। आई विल वेट। सो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखिए प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, जल्दी से जाइए क्लिक कीजिएगा। शेयर नहीं किया तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।